हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज किसी कारणवश देवेंद्र सर इस सेशन को नहीं ले पा रहे हैं, कल से वही कंटिन्यू करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल सुमी नागाज से रिलेटेड है। यहाँ पर जो वर्ड नागाज है, आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि ये एक नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटी होगी। ये एक्चुअल में नागाज की मेजर एथनिक ग्रुप है जो कि इंडो मोंगोलाइट ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है। इनके पास ना एक बहुत ही बढ़िया विजडम है। ये विजडम इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के फॉर्म में है। ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी फैसिलिटेट करते हैं और साथ ही साथ सीजनल वेरिएशंस को भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन दुख की बात हम सब के लिए ये है कि ये समय के साथ साथ इनका ये जो विजडम है ना, ये खोता जा रहा है। सुमी नागास के बारे में अगर हम बात करें तो ये जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे उससे पहले कुछ प्रैक्टिसेस थी इनकी बहुत फेमस, जो कि अभी भी फ़िलहाल होती ही है। एक सेमी कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसका नाम है आकी किटी। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बॉक्सिंग देखते हैं ना, बॉक्सिंग में क्या होता है, हम लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना और सामने वाले को दे मुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। आकी किटी में ना इस हाथ की जगह पर पैर का यूज़ होता है। हालांकि पैर में ये लोग कोई ग्लव्स नहीं पहनते हैं, बस ये पैर से एक दूसरे के अपोनेंट को मारते हैं और उसमें किसी को गिरा दिया, उसमें पॉइंट मिलते हैं। तो इसीलिए सेमी कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें हाथ का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से ये हेड हंटिंग का भी इस्तेमाल करते थे पहले, मतलब ये भी एक स्पोर्ट प्रैक्टिस होती थी इनके यहाँ पर। इनके एक्चुअल में 2 क्लैन हेड्स हैं, एक का नाम है स्वू, एक का नाम है टुकू। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं, बट आप एक बार सुने रहो बस। इनका एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसका नाम है तुलूनी। समझ लो साल भर का इनका सबसे ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये लोग। और सुमीस का ना एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। ये ट्रेडिशनल नेचर में इसको हम लोग आहूना के नाम से जानते हैं। अब ये अपने खाने पीने के लिए और अपने लाइवलीहुड के लिए तो देखो प्राइमरली अग्रेरियन है, इसीलिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो लोग सीजनल वेरिएशंस को प्रेडिक्ट करते हैं और अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को उसके हिसाब से ढालते हैं। जैसे कि मान लो मलबरी, आप सबको पता होगा, मलबरी ट्री में अगर फ्रूट लगना स्टार्ट हो गया तो मतलब स्प्रिंग सीजन आ गया है। अगर उसको हार्वेस्ट करना है इसका मतलब समर आ गया है। सिमिलरली अगर विंटर को प्रेडिक्ट करना होता है तो इनके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखकर। तो माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखकर ये विंटर सीजन को प्रेडिक्ट करते हैं। ये अपने इंडिया में रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब है सुमी, इसीलिए इनका पता आपको होना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल एमपीज के सस्पेंशन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है ना, उसमें मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स ने 12 राज्यसभा एमपीज को ये अप्रूवल दिया है कि भाई आप लोग हाउस से सस्पेंड रहोगे जितने भी दिन ये सेशन अब चलने वाला है। वैसे आपको पता होगा कि नवंबर एंड से, मतलब 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक इस बार ये सेशन चल रहा है। तो अब ये पूरे सेशन सस्पेंड रहेंगे। कारण क्या है इनके सस्पेंशन का? वही मिसकंडक्ट किया है, कॉन्टेम्पचुअस, अनरूली, वायलेंट बिहेवियर है इनका। आप सबको ये पता ही होगा कि एक्चुअल में पार्लियामेंट का अपना रूल बुक होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं कि आप किसी भी उस रूल बुक के साथ साथ जो उस पूरे पार्लियामेंट को चेयर कर रहा है, आप उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हो। जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड है आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया होगा, नारेबाजी की होगी, और जो डेकोरम है इस पार्लियामेंट का, इस पूरे सेशन का, उन्होंने पिछले बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी मॉनसून सेशन में। इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए भी, विंटर सेशन के लिए भी। अब जायज़ सी बात है कि पार्लियामेंट के एटिकेट्स अगर नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ के अंदर ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है, दोनों हाउसेस का, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों का हो, उनके पास ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी एमपी को लेजिस्लेटिव चैम्बर से विथड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म आपको याद रखना है वो याद रखना है ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट। ये एक्चुअल में रूल बुक में इसी नाम से बोला गया कि अगर इनका ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट होता है लेजिस्लेटिव चैम्बर में तो उनको विथड्रॉ किया जा सकता है। विथड्रॉ करने का मतलब है कि उनको बाहर निकाला जा सकता है। और इसके साथ साथ जब भी इनको विथड्रॉ किया जाएगा, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको विथड्रॉ करता है तो उस दिन तो वो उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो उनको एब्सेंट रहना पड़ेगा। उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनका नाम लेता है। अगर वो किसी भी एमपी का नाम लेते हुए बोलता है कि इन्होंने इस पार्लियामेंट के बिजनेस को परसिस्टेंटली और विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट किया है, इस सिचुएशन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक मोशन मूव करता है जिसके अंदर जो ऑफेंडिंग एमपी होगा उसको पूरे सेशन के लिए ही सस्पेंड कर दिया जाएगा।
2001 में लोकसभा रूल के अंदर में एक अमेंडमेंट लिया गया और इसमें स्पीकर को एक एडिशनल पावर दी गई। ये जो रूल है वो है 374A। इसमें स्पीकर को पावर दिया गया कि वो एमपीज को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 डेज अगर कोई भी बिजनेस को, मतलब हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट कर रहा है। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिल गया है। एक्चुअल में इसको बनाया था आईआईपी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। सीएसआईआर का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है सीएसआईआर की है। अब प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम? ये जो बायोजेट फ्यूल है एक्चुअल में इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना अपने रसोई में, उनसे भी बन सकता है। ट्री बॉर्न ऑयल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नीम है या फिर जट्रोफा है। इन सब से भी ऑयल जो निकलता है उसका भी बायोजेट फ्यूल हम बना सकते हैं। या फिर ऐसे ऑयल सीड क्रॉप्स जिनका गेस्टेशन पीरियड काफ़ी कम है, जैसे कि आप कैमेलिना बोल सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भी एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है ना, जब एडिबल ऑयल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे वेस्ट एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनसे भी आप इसको बना सकते हो। और ऐसे कोई भी ऑयल सीड्स जिनको हम लोग ऑफ सीज़न में ग्रो करना चाहते हैं, इन सब जगहों से आप बायोजेट फ्यूल बना सकते हो। तो बहुत सही चीज़ है ना। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पॉल्यूशन लेस है, मतलब कि अगर हम लोग इसका मिक्सिंग कर देते हैं तो चूंकि अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट होता है इसमें, तो एयर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये अभी इसको फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिला है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम लोग आराम से अपने एयरक्राफ्ट में जो भी ऑपरेशनल है उसमें बायोजेट फ्यूल को यूज़ कर सकेंगे, जो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं। इसको पहली बार कब टेस्ट किया गया था? देखो 26 जनवरी 2019 मतलब कि 2019 के रिपब्लिक डे पर AN-32 एयरक्राफ्ट था, इसको राजपथ न्यू दिल्ली के ऊपर उड़ाया गया था। तो ये तो एयरफोर्स की बात हो गई, लेकिन अगर साथ ही साथ हम लोग सिविल कॉमर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट की भी बात करें तो वो भी ऑलरेडी 27 अगस्त 2018 में स्पाइस जेट ने एक ऑपरेट किया था। उसमें उन्होंने बायोजेट फ्यूल को मिक्स करके इस फ्लाइट में यूज़ किया था। तो ऑलरेडी इन सब का ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है। बस अब इनको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है हमें कि इनको अभी फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिला है। इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट है, उसको मीट करने में थोड़ी तो हेल्प कर ही देगा ये। और साथ ही साथ सोचो, जो फार्मर्स ऐसे ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी तो एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई ना, कि आप खूब सारा बनाओ, हमें तो पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। और जो भी ट्राइबल्स हैं उनको हम लोग ऐसे नॉन एडिबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में, कलेक्ट करने में इंगेज कर सकते हैं, तो उनकी भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसका पहला एडिशन अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। एक्चुअल में एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसको ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ इसका बेसिक एम ये है कि ये ना एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिससे कि हम लोग वाटर को कंजर्व करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग देख सकें। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि इंडिया के अंदर हम लोग वाटर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लेके आ सकें। इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वाटर प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम लोग जो भी ज़रूरत की स्किल्स होंगे, नॉलेज होंगे, उनका बिहेवियर चेंज करने की बात होगी, उनका अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने की बात होगी, उन सब तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, जिससे कि वो लोग इंडिया के वाटर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और एक सही डायरेक्शन में डेवलप कर सकें। साथ ही साथ इंडिया में जो वाटर सेक्टर की प्रायोरिटीज़ हैं या फिर जो भी ऐसे वाटर प्रोफेशनल्स की कॉम्पिटेंसी नीड्स हैं, उनको भी हम ध्यान देंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, जो कि ऑस्ट्रेलियन और इंडियन यूनिवर्सिटी का एक कंसोर्टियम है, मतलब एक ग्रुप है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। अभी जब हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो ये टिपिकल काइंड ऑफ नहीं है, उनसे काफ़ी यूनिक है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग और लर्निंग मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। हम लोग इसमें जो भी वाटर प्रोफेशनल्स होंगे ना, उनको हम लोग एकदम अच्छे सिचुएशन पर डाल के देख रहे हैं कि भाई तुम अब सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग रखोगे अपने पास, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखो, उसमें से जो भी चीज़ें सीख रहे हो ना, फिर उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो। साथ ही साथ ये प्रोग्राम जेंडर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी पे भी फोकस करता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि भाई अगर सोसाइटी का हर एक मेंबर अपने स्किल का यूज़ करेगा तो डेफिनेटली वाटर मैनेजमेंट को हम सस्टेनेबल लेवल तक ले जा सकते हैं।
इस प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस आप इस तरीके से भी देख सकते हो। एक तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे माइलस्टोन तक पहुंचेगा, और फ्यूचर में अगर हम लोग वाटर लीडर्स बनना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली उस पर हेल्प करेगा। हमारा अगला आर्टिकल 2017-18 का नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट से रिलेटेड है, जिसको हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है। एक्चुअल में इसको नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है जो कि इसको प्रोड्यूस करता है। इसको 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट डिजिग्नेट कर दिया था। इसने जो भी डेटा इस बार कलेक्ट किया है उसको एक्चुअल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स है 2011 का, उसको उस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही इन्होंने सारा डेटा इस बार फॉर्मुलेट किया है। अब वो डेटा है क्या उसको देख लेते हैं। एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग कितना खर्च करते हैं, एक पर्सन कितना खर्च करता है, उसको अगर 2013-14 के डेटा से रिलेट किया जाए तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। इनका कहना है कि जो 2013-14 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64.2% होता था, 2017-18 में वो घट के 48.8% हुआ है। अगर इसी चीज़ को हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखें, मतलब कि पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखें, तो जो 2013-14 में ये लगभग 2300 तक था, अभी 2100 के आसपास पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट में देखें, गवर्नमेंट हेल्थ में डेफिनेटली एक्सपेंड करता है, तो अगर उसको हम कंपेयर करें टोटल GDP से तो उसका शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2013-14 में 1.15% था, अब वो शेयर इंक्रीज़ होकर 1.35% तक पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर इसको हम लोग टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में देखें तो 2017-18 में ये है 40.8%, जबकि 2013-14 में ये केवल 28.6% ही था। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे पर कैपिटा लेवल, मतलब पर पर्सन जो खर्च करती थी, वो भी बढ़ा है, जैसे कि 1042 से बढ़ के ये 1753 पर हो गया है। इस पूरे रिपोर्ट को अगर समराइज़ किया जाए तो आप ये बोल सकते हो, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक पहली चीज़ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। हमारा अगला आर्टिकल अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से रिलेटेड है। एक्चुअल में अभी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो हम लोग अफ्रीका के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के अंदर में देख रहे थे, उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई है, तो हमें फिर से स्पीड अप करने की ज़रूरत है। हुआ यूँ था कि 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। इसमें बात हो रही थी साहेल रीजन की। अब ये साहेल रीजन क्या है? साहेल रीजन आप बोल सकते हो कि एक इको क्लाइमेटिक या फिर बायो जियोग्राफिक रियल्म है, जो कि एक ट्रांजिशन जोन को इंडिकेट करता है। इसके नॉर्थ में सहारा डिजर्ट है और साउथ में सुडानियन सवाना है। इसके बीच का जो रीजन है, इसके अंदर में 2030 तक ये लोग 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करते, साथ ही साथ 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन को सीक्वेस्टर करते, और इस साहेल रीजन में जो भी लोग रह रहे हैं इनके अंदर लगभग 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करते। तो हमेशा विन विन सिचुएशन के हिसाब से देख रहे थे ये लोग। 11 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इसमें बुर्किना फासो, चैड, जिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, ये सारे इन्वॉल्व थे। 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तो नहीं, लेकिन अभी 2019 तक इन्होंने 2007 से 2019 के बीच में केवल और केवल 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को ही रिस्टोर किया है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक्चुअल में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। तो UN रिपोर्ट के अंतर्गत ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में जो भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इनको थोड़ा सा अपने करंट पेस को स्पीड अप करना पड़ेगा, जिससे कि लैंड रिस्टोरेशन थोड़ा सा और स्पीड अप हो सके, और इनको हर साल कम से कम 8.2 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना पड़ेगा, तब जाके 2030 में ये अपने टारगेट को मीट कर पाएंगे। तो आज के डिस्कशन में इतने ही आर्टिकल्स थे। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्विक रिवीजन के अंदर में ट्रू फॉल्स। पहला है आकीकीटी एक ट्रेडिशनल पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है सुमीज का, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पढ़ा भी। MPs के सस्पेंशन के लिए ये पूछ रहे हैं कि केवल लोकसभा के स्पीकर के पास ही ये पावर है कि किसी MP को लेजिस्लेटिव चैम्बर से विथड्रॉ कर सकते हैं अगर उसका ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट है। लेकिन हमने पढ़ा कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला पॉइंट हमारा इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है ये तो।
नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट ये बताता है कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है 2019-20 में एज कम्पेयर टू 2013-14। देखो यहाँ पर 1920 नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो है भाई कोविड का फेस और इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स वेरी करेंगे, तो इसीलिए तो इन्होंने 2017-18 का डेटा लिया है ताकि हम लोग इस चीज़ को दिखा सकें। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एक्चुअल में 2007 में लॉन्च किया गया था। स्मॉल आइलैंड्स डेवलपमेंट स्टेट्स नहीं, स्टेट्स के द्वारा नहीं किया गया, ये तो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे एंड कीप रॉकिंग एंड लर्निंग।